बच्चों हम पढ़ रहे थे अध्याय 6 भू आकृतिक प्रक्रियाएं, जिसका पार्ट 1 में इसके परिचय के बारे में जाना, जिसमें हमने देखा कि धरातल है जो हमारा, स्थलमंडल भाग है जो हमारा, वो असमतल क्यों है। भू आकृतिक कारक यानी जियोमॉर्फिक एजेंट कौन कौन से हैं, इनके बारे में सविस्तार से विवेचना की। पार्ट 2 में हमने जाना कि जो हमारी भू आकृतिक प्रक्रियाओं को हमने दो भागों में विभाजित किया था, अंतर्जात प्रक्रियाएं और बहिर्जात प्रक्रियाएं, या अंतर्जनिक बल या बहिर्जनक बल। उन अंतर्जनित बलों के बारे में हमने सविस्तार से विवेचना पूर्वक व्याख्या सहित व्याख्या की। तो आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, पार्ट 3 के अंदर बहिर्जनिक प्रक्रियाएं यानी एक्सोजेनेटिक फोर्स, यानी वो कौन से बहिर्जनक कारक है, वो कौन से बहिर्जनक प्रक्रियाएं हैं जो हमारे धरातल को प्रभावित करते हैं। तो पार्ट 3 में हम चर्चा करेंगे एक्सोजेनेटिक प्रोसेस या एक्सोजेनेटिक फोर्सेस या बहिर्जनक प्रक्रियाओं के बारे में। तो बच्चों हो जाइए तैयार, अपनी पाठ्य पुस्तक, नोटबुक, पेन और पेंसिल, और मेरे साथ साथ करते रहिए इस पाठ को कंप्लीट, क्योंकि आपको बड़ी आसानी से ये पाठ, जैसे वीडियो आप कंप्लीट देखोगे तो ये आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं बहिर्जनिक प्रक्रियाओं के बारे में, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के बारे में। यानी एक्सोजेनेटिक या एक्सोजेनिक फोर्सेस कौन कौन से हैं, बहिर्जनिक प्रक्रियाएं कौन कौन से हैं। हमने इसको 4 भागों में बांटा। वेदरिंग, आप लिखना चाहो तो इसको लिख लो हिंदी के अंदर अपक से। ये इस प्रकार से टेबल या डायग्राम या इमेज आपकी पुस्तिका में अवेलेबल नहीं होगी, तो मेरे साथ साथ आप अपनी नोटबुक में इस प्रकार से डायग्राम बनाते जाइए। जहां पे आपको अंग्रेजी वर्ड समझ में नहीं आ रहा, वहां उसका मैं ट्रांसलेट करके हिंदी अर्थ भी साथ साथ लिखता जाऊंगा। तो पहला है वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब अपक से, इसकी चर्चाएं बार बार मैंने कर चुका हूं। यानी कोई भी चट्टान धरातल के ऊपर भौतिक अपक्षय या जैविक कारकों के द्वारा अपने ही स्थान पे क्या हो जाती है, टूट फूट जाती है, विघटन हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अपक्षय कहते हैं। इस अपक्षय को हमने 3 भागों में बांटा। पहला है फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग का मतलब भौतिक अपक्षय। दूसरा हमने देखा केमिकल अपक्षय। केमिकल का मतलब होता है रासायनिक अपक्षय। किस प्रकार से, रासायनिक अपक्षय। और तीसरा हमने देखा बायोलॉजिकल यानी जैविक अपक्षय। तो अपक्षय को कितने भागों में, 3 भागों में लिख लीजिए, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय व जैविक अपक्षय। अब देखते हैं भौतिक अपक्षय में क्या क्या है। भौतिक अपक्षय में हमने इसको फिर 3 भागों में बांटा। कौन कौन से में, इसको हमने पहले देखा अनलोडिंग एक्सपेंशन यानी विस्तार के कारण। यहां लिख लो आप विस्तार। यानी क्या होता है, जैसे ही दिन में तापमान ज्यादा होता है, रात को क्या होता है, कम होता है। जब दिन में तापमान अधिक होता है तो चट्टानों में क्या होता है, विसरण पाया जाता है, और वो क्या करती है, एक्सपेंस करती है, विस्तारित होती है। दूसरा देखो टेम्परेचर यानी तापमान, यानी टेम्परेचर चेंज एंड एक्सपेंशन, यानी तापमान में क्या हो रहा है, परिवर्तन, और उसके साथ क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। यानी उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में तापमान की अधिकता होती है, दिन में तापमान अधिक होता है, रात को तापमान कम होता है। तो उनके कारण चट्टानों में क्या होता है, उनके कारण चट्टानों में विस्तार होता है। तीसरा देखो फ्रीजिंग, जमाव बिंदु या जमाव। थाइंग, फ्रोस्ट वेजिंग यानी पाला पड़ना या जमना। रात को क्या होता है, ध्रुवीय प्रदेशों में बिल्कुल क्या हो जाता है, चट्टानों के ऊपर बर्फ जमा हो जाती है, चट्टानें बिल्कुल सिकुड़ जाती है। दिन में थोड़ी फैलती है, फिर सिकुड़ जाती है, फिर फैलती है। ऊपर की चट्टान का आवरण एक प्याज के छिलके की तरह अलग हो जाता है, जिसे एक्सफोलिएशन या अपदलन कहते हैं। इसी प्रकार से ये क्या होते हैं, भौतिक अपक्षय।
फिर देखते हैं केमिकल अपक्षय या केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग में पहला है सॉल्यूशन, बड़े बच्चों लिख लो घोलन। दूसरा है कार्बोनेशन, कार्बोनीकरण क्रिया। और थर्ड है हाइड्रेशन यानी जल योजन। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से रासायनिक अपक्षय, सॉल्यूशन, घोलन यानी जब खनिज तत्व आपस में मिलते हैं तब घोलनीकरण हो जाता है। फिर है कार्बोनेशन, कार्बोनीकरण। और थर्ड है हाइड्रेशन यानी जल योजन। आगे देखते हैं मास मूवमेंट। मास मूवमेंट का मतलब होता है वृहद संचलन। वृहद संचलन का मतलब होता है यानी कोई भी चट्टान पर्वतीय प्रदेशों में ऊपर से खिसक के नीचे की ओर गति करती है तो उसे कहते हैं हम वृहद संचलन, मास मूवमेंट। बच्चों नोट कर लो, वृहद संचलन। इसको 2 भागों में हमने विभाजित किया है, स्लो मास एंड रैपिड मास मूवमेंट। स्लो मास का मतलब होता है धीमी गति से संचलन और रैपिड का मतलब होता है तीव्र गति से संचलन। कितने भागों में? धीमी गति से संचलन व तीव्र गति से संचलन। धीमी गति को हमने 2 भागों में बांटा है, क्रीप और सॉल्यूशन। क्रीप का मतलब होता है मूवमेंट या गति करना और दूसरा है सोल्यूफ्लुक्शन यानी ऊपर की चीजों का बहाव यानी नीचे की ओर धीरे धीरे खिसकना। फिर है तीव्र वृहद संचलन, रैपिड मास मूवमेंट। इसको हमने 4 भागों में बांटा। पहला है अर्थ फ्लो यानी प्रवाह यानी बड़ी चट्टानों के साथ प्रवाह यानी इसको लिख लो आप पृथ्वी प्रवाह। दूसरा है मड फ्लो यानी कीचड़ प्रवाह। कई जगह आप मड फ्लो भी मिलेगा और कई जगह आपको कीचड़ प्रवाह भी मिलेगा। थर्ड है डेब्रिस एवालांस। एवालांस, ये एवालांस को एवालांच ही बोलते हैं हिंदी और अंग्रेजी में, यानी बड़ी चट्टान का पिंड टूट के नीचे की ओर गति करता है तीव्र गति से। फिर है लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन। भूस्खलन को फिर इसमें 3 भागों में, स्लम्प यानी बड़ा क्षेत्र में, डेब्रिक्स चट्टानी क्षेत्र का बड़ा भाग और बड़े पिंड यानी स्लम्प, डेब्रिस और रॉक यानी चट्टानी भाग नीचे की ओर खिसकता है तो उसे। तो ये हुआ हमारा मास मूवमेंट। अगला देखते हैं इरोजन। इरोजन का मतलब अपरदन यानी जब ये चीजें एक स्थान पे अपक्षय के द्वारा, रासायनिक, जैविक या भौतिक अपक्षय के द्वारा वो चीजें अपने स्थान पे टूट गई और उन टूटी हुई चट्टानों को, अवसादों को, मलबे को एक स्थान से बहाकर दूसरे स्थान पे ले जाया जा रहा है किन्हीं ने किन्हीं कारकों के द्वारा। वो कारक चाहे पवन हो सकती है, चाहे वो जल हो सकता है, या चाहे वो हिमानी हो सकता है, चाहे वो सागरीय जल हो सकता है। किसी भी कारक के द्वारा वो चट्टानी पदार्थ, वो मलबा, वो अवसाद या वो कंकड़ पत्थर एक स्थान से स्थानांतरित होकर दूसरे स्थान पे जा रहा है तो उसे हमने क्या नाम दिया? उसे हमने अपरदन कहा। तो बच्चों लिख लो थर्ड में इरोजन या अपरदन। देखते हैं ये किन किन कारकों से होता है। इसमें पहला है रनिंग वाटर, इसको लिख लो बहता हुआ जल। पहला कारक क्या हुआ? बहता हुआ जल। दूसरा है ग्राउंड वाटर, भूमिगत जल। थर्ड है ग्लेशियर, हिमनद। और फोर्थ है वेव्स एंड करंट, तरंग एवं धाराएं। और फिफ्थ है आपका विंड्स यानी पवने। तो प्यारे बच्चों, अपरदन किन किन कारकों के द्वारा? बहता हुआ जल,
भूमिगत जल, हिमानी या हिमनद, तरंग धाराएं और पवनों के द्वारा। यानी बहता हुआ जल, जब नदी का जल या वर्षा का जल चट्टानी पदार्थों से ऊपर से बहेगा तो अपने साथ क्या ले जाएगा? टूटे हुए मलबे को, चट्टानों को साथ बहा कर ले जाया जाएगा। वैसे ही भूमिगत जल, वैसे ही हिमानी और वैसे ही तरंगे या धाराएं और पवने। अगला कारक देखते हैं बहिर्जनिक कारकों में, चौथे कारक पे चलते हैं। ये पहला था वेदरिंग, ये मास मूवमेंट दूसरा था, ये इरोजन थर्ड था, और फोर्थ पे चलते हैं अब डिपोजेशन यानी निक्षेपण। यह पहले चट्टान टूट गई, थर्ड के द्वारा, अपरदन के द्वारा स्थानांतरित कर गई। जब स्थानांतरित किए हुए मलबे को वो कहीं न कहीं तो क्या करेगी? उसका डिपोजिशन करेगी, उसका निक्षेपण करेगी, उसको जमाएगी। तो फोर्थ क्या है? निक्षेपण, डिपोजिशन। तो इसको नोट कर लो, निक्षेपण। इस निक्षेपण में हम कुछ कारक देखते हैं जो कौन से थे? अपरदन हुआ था, वो ही कारक किसके अंदर है? निक्षेपण के अंदर। देखते हैं पहला रनिंग वाटर, वही बहता हुआ जल। दूसरा वही ग्राउंड वाटर, भूमिगत जल। वही थर्ड ग्लेशियर, हिमानी या हिमनद। वही वेव्स एंड करंट्स, तरंगे व लहरें। और फोर्थ है विंड्स यानी पवने। तो ये हुआ निक्षेपण। और ये हमने किसकी चर्चा की? बहिर्जनक कारकों की या बहिर्जनक प्रक्रियाओं के बारे में। अब इनकी हम आगे से विस्तार पूर्वक विवेचना करेंगे। इस डायग्राम के द्वारा, इस फोटो के द्वारा, इस इमेज के द्वारा मुझे लगता है आपको बहिर्जनक जो प्रक्रियाएं हैं, बहिर्जनक जो कारक है, बहिर्जनक जो बल है, वो सभी के सभी आपको आसानी से समझ में आए होंगे। साथ साथ आपको क्या मिलने को पड़ रहा है? अंग्रेजी के शब्द भी, और उन्हीं को ट्रांसलेट करके आप क्या पढ़ते जा रहे हो? हिंदी भी। तो आपके क्या हो रहे हैं? एक पंथ व दो काज हो रहे हैं। तो बच्चों हम अब विस्तार पूर्वक विवेचना आगे करते हैं। देखिए आगे, बहिर्जनक प्रक्रियाएं। बहिर्जनक प्रक्रियाएं अपनी ऊर्जा सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा एवं अंतर्जनित शक्तियों से नियंत्रित विवर्तनिक कारकों से उत्पन्न प्रवणता से प्राप्त करती है। बहिर्जनक प्रक्रिया है, कैसे होगी? या तो दो सूर्य के द्वारा हमें क्या मिल रही है? निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा मिल रही है। आगे के आप जब क्लाइमेटोलॉजी पढ़ोगे या उसमें आप देखोगे, क्या देखोगे? उष्मा बजट। उस उष्मा बजट में आप देखोगे कि हमारे को जो सूर्य से ऊर्जा मिल रही है वो दीर्घ व लघु तरंगों के रूप में मिल रही है, और दीर्घ तरंगों के रूप में हम वापस उसका परावर्तन कर रहे हैं। तो वो जो सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा है और अंतर्जनित शक्तियों के द्वारा नियंत्रित विवर्तनिक कारकों से उत्पन्न प्रवणता से प्राप्त होती है क्या? बहिर्जनिक प्रक्रियाएं। कैसे होएगी? क्योंकि जो हमारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स है, यहाँ पे ये लिथोस्फीयर है, ये लिथोस्फीयर है, यहाँ ये एस्टेनोस्फीयर है। इस एस्टेनोस्फीयर की चर्चा हमने पहले भी की थी, जो कहाँ पे है? मेंटल भाग में है। और इसको हमने क्या कहा था? इसको हमने दुर्बलता मंडल कहा था। इस दुर्बलता मंडल एस्टेनोस्फीयर में मेंटल के ऊपरी भाग में मैग्मा आपस में गति करता है, प्लेटें आपस में गति करती है। ये गति इस प्रकार से कर रही है, ये गति इस प्रकार से कर रही है। जब ये प्लेटें आपस में टकराती है, कहीं अभिसारी हो रही है, कहीं अपसारी हो रही है, तो कहीं पे ट्रांसफॉर्म रूपांतरित हो रही है। इनके कारण हमारे ऊपर जो बहिर्जनक क्रियाएं उत्पन्न हो रही है वो इन्हीं के कारण हो रही है। तो क्या कह रहा है ये? कि सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा और अंतर्जनित शक्तियों से नियंत्रित
विवर्तनिक कारकों से उत्पन्न प्रवणता से प्राप्त करती है बहिर्जनित प्रक्रियाएं अपनी ऊर्जा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण ढाल या बल ढाल युक्त सतह वाले धरातल पर कार्यरत रहता है तथा ढाल की दिशा में पदार्थ को संचालित करता है। यानी यह कोई पर्वतीय क्षेत्र है और ये मलबा किधर आ रहा है, ये नीचे की ओर आ रहा है, जिसे हमने अभी पढ़ा, जिसे हमने लैंडस्लाइड कहा, जिसने हमने मास मूवमेंट कहा, जिसको दो भागों में विभाजित किया गया था, स्लो मास मूवमेंट एंड रैपिड मास मूवमेंट। बच्चों में अंग्रेजी के वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम्हें अंग्रेजी की ग्लोसरी भी याद रहे, क्योंकि हिंदी में मैंने समझा दिया है। जहाँ भी आपको कोई वर्ड नहीं हो तो आप पिछला जो इमेज है, डायग्राम है, उससे उसका हिंदी ट्रांसलेट देख सकते हो। प्रति इकाई क्षेत्र पर अनुप्रयुक्त बल को प्रतिबल कहा। क्या कहा कि जो प्रति इकाई क्षेत्र पर जो बल लग रहा है उसे प्रतिबल कहते हैं। ठोस पदार्थों में प्रतिबल धक्का और खिंचाव से उत्पन्न होता है। जहां पे सॉलिड रॉक से, जहां पे ठोस चट्टान है, वहां से ये बल कैसे उत्पन्न होगा, या तो धक्के से या खिंचाव से, पुश एंड पुल के द्वारा उत्पन्न होगा। इससे विकृति प्रेरित होती है। धरातल के पदार्थों के सारे सक्रिय बल अपरूपण प्रतिबल होते हैं। यही प्रतिबल सेलों और धरातल के पदार्थों को तोड़ता है। यानी जब पुश एंड पुल फैक्टर हो प्रोसेस करेगा तो ये इन चट्टानों को क्या कर देगा, इन चट्टानों को तोड़ देगा, और वो क्या कहलाएंगे, बहिर्जनक एजेंट कहलाएंगे। अपरूपण प्रतिबल का परिणाम है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कोणीय विस्थापन, विसर्पण या फिसलन होता है। धरातल के पदार्थ गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल के अतिरिक्त आणविक प्रतिबलों से भी प्रभावित होते हैं, जो कई कारकों जैसे तापमान में परिवर्तन, क्रिस्टलाइजेशन एवं पिघलन के द्वारा उत्पन्न होते हैं। रासायनिक प्रक्रियाएं सामान्यतः कणों के बीच बंधन को ढीला करती है तथा विल्ले पदार्थों को गिला देती है, जो हमने देखा था वेदरिंग में। केमिकल वेदरिंग रासायनिक अपक्षय, जिसमें 3 भागों में हमने पढ़ा था, सॉल्यूशन, कार्बोनेशन एंड हाइड्रेशन। जब ये क्रियाएं होती है तो इनके बीच में जो बंधन होता है केमिकल बॉन्ड, उस केमिकल बॉन्ड को क्या कर देती है, लूज कर देती है, ढीला कर देती है, और वो जैसे ही ढीला होता है तो उनमें जो खनिज पदार्थ होते हैं उसमें घुल जाते हैं और उन कारकों के द्वारा अपवाहित हो जाते हैं। इस प्रकार धरातल के पदार्थों के पिंड में प्रतिबल का विकास वेदरिंग अपक्षय के द्वारा, वृद्ध सरण संचलन मास मूवमेंट के द्वारा, अपरदन और निक्षेपण का मूल कारण है, जिनकी चर्चा हमने पिछले डायग्राम में की। धरातल पे विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेश मिलते हैं। आपने चर्चा की थी कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जलवायु प्रतिबंध मिलते हैं। जैसे ये हमारी क्या है, गोल पृथ्वी है। क्या है ये हमारी गोल पृथ्वी है। इसको हमने क्या बांटा था, यदि आपने अक्षांश और देशांतर सही तरीके से पढ़े हो, अक्षांश देशांतर में इस रेखा को हमने क्या कहा था, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हमने भूमध्य रेखा कहा, और इसी को हमने क्या कहा, विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन का। यहाँ पे हमने 23.5 डिग्री देखा उत्तर, और यहाँ पे हमने 23.5 डिग्री दक्षिण देखा। यानी ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, ये दोनों के बीच का जो क्षेत्र है ये कहलाएगा ट्रॉपिकल जोन, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और इस क्षेत्र में जो जलवायु पाई जाएगी वो कहलाएगी उष्णकटिबंधीय जलवायु। तो इन बीच में जो भी देश आएंगे वो उष्णकटिबंधीय जलवायु के प्रदेश होंगे, यानी अलग अलग जलवायु प्रदेश। यहाँ से हम देखते हैं यहाँ पे 66.5 डिग्री है ऊपर की ओर, जब यहाँ पे 66.5 डिग्री है और यहाँ पे 66.5 डिग्री है, तो इस क्षेत्र को पूरे को हमने कहा सब ट्रॉपिकल
या टेम्परेट जोन या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। कौन सा? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यानी इसके बीच में जो भी देश आएंगे उनकी जलवायु शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु होगी और 66.5 से 90 डिग्री और 66.5 से 90 डिग्री पोलर जोन ध्रुवीय क्षेत्र, और यहाँ की जलवायु होगी शीत जलवायु होगी। इसलिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्या मिलेंगे? जलवायु प्रदेश मिलेंगे। देखो, धरातल पे विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेश मिलते हैं, अभी चर्चा की। इसलिए बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में क्या होगी? भिन्न होगी। यानी पूरे भूमंडल के ऊपर, पूरे विश्व पर जियोमॉर्फिक प्रोसेस इक्वल नहीं होगी, समान नहीं होगी। पूछा जाए क्यों नहीं होगी, तो बच्चों आप आंसर देना, क्योंकि हमारे धरातलीय भाग पे, हमारी पृथ्वी पे अलग अलग जलवायु प्रदेश मिलते हैं, क्लाइमेटिक जोन मिलते हैं, और इन्हीं क्लाइमेटिक जोन के कारण हमारी जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस है, भू आकृतिक प्रक्रिया है, वो भी क्या होगी? अलग अलग होगी। तापक्रम तथा वर्षण दो महत्वपूर्ण जलवायु तत्व है जो विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। यानी यहाँ पे तापमान अधिक होगा, यहाँ पे कम होगा, और यहाँ पे बिल्कुल न्यून होगा। यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होगी, यहाँ पे फिर कम होगी, यहाँ बिल्कुल न्यून होगी। तो दो जलवायु कारक क्या है? इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से? टेम्परेचर एंड रेनफॉल, यानी तापक्रम और वर्षण, और इन्हीं के कारण क्या हो रहे हैं? विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। चलो आगे। सभी भू आकृतिक प्रक्रियाओं को एक सामान्य शब्दावली डेनुडेशन अनाच्छादन के अंतर्गत रखा गया है। किसके अंतर्गत? अनाच्छादन के अंतर्गत। मैंने पहले भी चर्चा की थी कि अपक्षय, अपरदन, परिवहन, निक्षेपण, ये किसमें शामिल है? ये अनाच्छादन में शामिल है। देखो, डेनुडेशन प्रोसेस, अनाच्छादन प्रक्रियाएं। द मेन डेनुडेशन प्रोसेस आर, यानी मुख्य अनाच्छादन प्रक्रियाएं कौन कौन सी है? बच्चों नोट कर लो। पहला है वेदरिंग, अपक्षय। दूसरा है मास मूवमेंट, वरद संचलन। थर्ड है इरोजन, अपरदन। फोर्थ है डिपोजिशन, यानी निक्षेपण। और इन्हीं की चर्चा हमने प्रारंभ में स्लाइड के प्रथम पेज पे की थी। तो जो बहिर्जनिक प्रक्रियाएं हैं, अपक्षय, वरद संचलन, अपरदन और निक्षेपण, यदि इनको शामिल कर लिया जाए तो इन्हें हम एक ज्योग्राफिकल टर्म्स के द्वारा संबोधित करेंगे। वो ज्योग्राफिकल टर्म्स हमारा क्या होगा? वो होगा डेनुडेशन, यानी अनाच्छादन। अनाच्छादन शब्द का अर्थ है निरावर्त करना, यानी हटाना या आवरण को हटाना। यदि पूछा जाए अनाच्छादन का मतलब क्या है? मतलब निरावर्त करना या आवरण को हटाना, यानी ऊपरी भाग को अलग करना। अपक्षय, वरदसरण, संचलन, अपरदन, परिवहन आदि सभी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। देखो, डेनुडेशन जोन है, इसमें वेदरिंग ले लिया, इरोजन ले लिया, ट्रांसपोर्टेशन ले लिया, डिपोजिशन ले लिया, ये सभी के सभी किसमें शामिल है? डेनुडेशन के अंदर। बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती। अभी हमने चर्चा की, जैसा कि स्पष्ट है, पृथ्वी के धरातल पे तापीय प्रवणता के कारण भिन्न भिन्न जलवायु प्रदेश है। अभी हमने जलवायु प्रदेश देखे, अलग अलग देखे थे ना, वो तापमान के कारण भी अलग अलग है। ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ये शीतोष्ण और ये शीत कटिबंध, इनमें तापमान में अलग अलग तापमानीय भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर सूर्य की किरणें 2 बार लंबवत पड़ती है, कर्क रेखा पे 1 बार पड़ती है, मकर रेखा पे 1 बार पड़ती है, और बाकी क्षेत्रों में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण सूर्याताप की प्राप्ति क्या होती है? कम होती है। इसलिए क्या है? तापीय प्रवणता के कारण भिन्न भिन्न जलवायु प्रदेश है, जो कि अक्षांशीय, मौसमी और जल थल विस्तार में भिन्नता के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तापमान और वर्षण अभी चर्चा की थी, फिर आपको रिपीट हो रहा है।
आपकी पुस्तिका में भी इसी प्रकार से दिया गया है, इसलिए आपको कहीं ये न लगे कि सर आपने ये चीज़ हमारी मिस कर दी। इसलिए एक एक लाइन को विथ कंसेप्चुअल विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, तापमान एवं वर्षण जलवायु के दो महत्वपूर्ण घटक है जो कि विभिन्न भू आकृतिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। कौन कौन से हैं? ये टेम्परेचर और ये आपका रेनफॉल, ये आपकी रेनफॉल है और ये आपका टेम्परेचर है, यानी दो कारक। वनस्पति का घनत्व, यानी ये क्या है? आपकी वेजिटेशन, आप पहले भी पढ़ चुके हो इसके बारे में। वनस्पति का घनत्व डेंसिटी, प्रकार टाइप्स, डिस्ट्रीब्यूशन वितरण, जो कि किस पे निर्भर करते हैं? वर्षा और तापक्रम पे। जहाँ पे भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में तापमान ज़्यादा है इसलिए वहाँ पे घनघोर वर्षा होती है, वर्षा ज़्यादा है तो वहाँ पे वनस्पति भी क्या पाई जाएगी? ज़्यादा पाई जाएगी। तो यानी वनस्पति किस पे निर्भर करती है? वर्षा और तापमान के ऊपर। और बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालती है। कैसे? यानी यह वनस्पति है तो यहाँ पे अपर्दन होगा? नहीं होगा, क्योंकि वनस्पति मिट्टी को बांधे हुए रखती है तो अपर्दन क्या होगा? कम होगा। इसलिए यह प्रक्रियाएं क्या डाल रही है? इनडायरेक्ट इफेक्ट डाल रही है। विभिन्न जलवायु प्रदेशों में हमने अलग अलग जलवायु प्रदेशों की चर्चा की, यानी हमने उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश देखा, शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश देखा, शीतकटिबंधीय जलवायु प्रदेश देखा। उन जलवायु प्रदेशों में यदि देखा जाए तो ऊंचाई भी अलग अलग देखने को मिलेगी। विभिन्न जलवायु प्रदेशों तत्वों में ऊंचाई में अंतर होगा। दक्षिण मुखी ढालों पर पूर्व और पश्चिम मुखी ढालों की अपेक्षा अधिक सूर्यातप प्राप्ति आदि के कारण स्थानीय भिन्नता पाई जाती है, यानी ऊंचा वच अलग होगा, ढाल अलग होगा, सब चीजें अलग अलग होगी। वायु का वेग एवं दिशा, यानी प्रीवेलिंग वाइंड, यानी इन पवनों की दिशा, वर्षण की मात्रा, इस रेनफॉल वर्षण की मात्रा, इसकी गहनता, वर्षण एवं वाष्पीकरण में संबंध, तापक्रम की दैनिक श्रेणी, हिमकरण एवं पिघलन की आवृत्ति, तुषार व्यापन की गहराई इत्यादि में अंतर के कारण किसी भी जलवायु प्रदेश के अंदर भू आकृतिक प्रक्रियाएं भिन्न भिन्न होती है। यानी हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? हम जियोमॉर्फिक प्रोसेस की चर्चा कर रहे हैं। तो ये यह कहना चाह रहे हैं कि कोई भी जलवायु प्रदेश हो उस जलवायु प्रदेश के मुख्य जलवायु तत्व कौन कौन से हैं? टेम्परेचर और रेनफॉल, तापमान और वर्षण। इन तापमान और वर्षण के कारण क्या होती है? बहिर्जनिक प्रक्रिया अलग होती है। वनस्पति के कारण वो अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। और आगे देखते हैं वायु का वेग और दिशा, वर्षण और वर्षा में संबंध, तापक्रम की गहनता, हिमकरण की और पिघलन की आवृत्ति और तुषार के कारण भी बहिर्जनक प्रक्रियाएं क्या होती है? अलग अलग होती है। यदि जलवायु कारक समान हो तो बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं में कार्यों की गहनताओं सेलों के प्रकार और संरचना पर निर्भर करती है। अभी हमने किसकी चर्चा की कि जलवायु प्रदेश अलग अलग होने के कारण हमारी जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या हो रही है? अलग अलग हो रही है। मगर जहाँ पे जलवायु प्रदेश समान है वहाँ भी बहिर्जनक प्रक्रिया अलग अलग है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि किसी प्रदेश में सेडिमेंट्री रॉक्स पाई जाती है, किसी में इग्नियस रॉक्स पाई जाती है, किसी में मेटामॉर्फिक रॉक्स पाई जाती है। हमने पिछले पढ़ा था कि हमारे पास 3 प्रकार की चट्टानें हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। तो ये क्या कह रहा है? यदि वहाँ पे समानता हो तो वहाँ पे सेलों के प्रकार अलग अलग पाए जाने के कारण भी भू आकृतिक प्रक्रियाएं क्या होगी? अलग अलग होगी। जैसे ये 3 प्रकार की चट्टानें हैं आपकी, मेटामॉर्फिक, इग्नियस और सेडिमेंट्री। संरचना में वलन देखा था हमने बलों के द्वारा, कौन से? संपीड़नात्मक बल के द्वारा। भ्रंश पढ़ा था हमने तनाव बल के कारण। संस्तर पूर्वाभिमुखीकरण, झुकाव, जोड़ों की उपस्थिति या अनुपस्थिति, संस्तरण तल, घटक खनिजों की कठोरता तथा
कोमलता, उनकी रासायनिक संवेदनशीलता, पारगम्यता या अपारगम्यता इत्यादि सम्मिलित माने गए हैं। इन सभी के अंदर विभिन्न प्रकार की सेलें अपनी संरचना में भिन्नता के कारण भू आकृतिक प्रक्रियाओं के प्रति विभिन्न प्रतिरोध क्षमता प्रस्तुत करती है। एक विशेष सेल एक प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोध पूर्ण, वहीं दूसरी प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोध रहित हो सकती है। यदि विभिन्न जलवायु दशाओं में एक विशेष प्रकार की सेलें भू आकृतिक प्रतिक्रियाओं के प्रति भिन्न भिन्न अंशों का प्रतिरोध प्रस्तुत कर सकती है, यानी ये अलग अलग प्रकार की चट्टानें हैं तो अलग अलग प्रकार का इनमें प्रतिरोध पाया जाता है। अतः वे भिन्न दरों पे कार्यरत रहती है तथा स्थलाकृति में भिन्नता का कारण बन जाती है। अधिकांश बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रतिक्रियाओं का प्रभाव थोड़ा एवं मंद होता है, अल्प अवधि में अनुभवगम्य हो सकती है। दीर्घ अवधि में यह सतत श्रांति के कारण सेलों को तीव्र रूप से प्रभावित करती है, यानी ये आपस में टूट रही है, ये कहलाती है फटीग यानी सतत श्रांति के कारण। यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि धरातल पर विभिन्नता यद्यपि मूल रूप से भूपर्पट्टी के उद्भव से संबंधित है, यानी जब भूपर्पट्टी का उद्भव हुआ वो ही रीजन है क्या बहिर्जनिक प्रक्रियाओं के अलग अलग होने का। धरातल के पदार्थों के प्रकार और संरचना में अंतर, भू आकृतिक प्रक्रियाओं, उनकी सक्रियता दर में अंतर के कारण एक न एक रूप में विद्यमान रहता है, यानी अलग अलग जगह हमने जो चीजें पढ़ी, कहीं पे डाइवर्जेंट हो रहा है, कहीं पे कन्वर्जेंट हो रहा है, कहीं पे ट्रांसफर हो रहा है। तो यानी अलग अलग कारक है, चाहे वो तापमान का कारण हो, चाहे वर्षण का कारण हो, चाहे वो जलवायु प्रदेशों का कारण हो, और यदि जलवायु प्रदेश भी समानता हो तो चट्टानों का कारण हो। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चट्टानें पाई जाती है, इसीलिए हमारे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के बहिर्जनिक प्रक्रियाएं होती है। तो प्यारे बच्चों, हमने इस पार्ट 3 में एक्सोजेनेटिक प्रोसेस में बहिर्जनिक प्रक्रियाओं के बारे में हमने अपक्षय के बारे में देखा, अपर्दन के बारे में देखा, मास मूवमेंट वर्ध संचलन के बारे में देखा और डिपोजिशन के बारे में अच्छी तरीके से जाना, निक्षेपण के बारे में। तो मुझे उम्मीद है इस चैप्टर के अंदर आपको इन्हीं जो बहिर्जनक कारक है या बहिर्जनक प्रक्रियाएं हैं वो अच्छे से समझ में आई होगी। अब आगे के लेसन में हम इनकी डिटेल से चर्चा करेंगे, अपक्षय के बारे में, अपर्दन के बारे में, वर्ध संचलन के बारे में। तो बच्चों, तब तक बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मिशन ज्ञान का यूट्यूब चैनल ई कक्षा के ऊपर, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।